डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो कि इसके बारे में हम आपको कई दिनों में अर्थात पूर्व की क्लासों में भी हमने आपको इसके बारे में संबोधित किया था, बताने का प्रयास किया था कि आधुनिक समय में कार्यालय संबंधी कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मशीन उपकरण, इसको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सारा लिखने वाला जो काम होता है वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं। हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हम उसमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसमें कीबोर्ड के बारे में भी जाना, क्योंकि कीबोर्ड के बारे में जानकारी होना सबको बेहद आवश्यक है। हमने आपको जो बताया था, क्या सभी ने कुछ करके भी देखा था कि किस तरीके से होम एंड बटन का इस्तेमाल करते हैं? किसने किया था? होम का इस्तेमाल किया था किसी ने? एंड का? ठीक है, सभी ने मतलब उसके बाद में ये जानने का प्रयास किया कि उसमें राइट क्लिक बटन भी होती है। किसने देखा था कि राइट क्लिक बटन होती है कि नहीं? सभी ने देखा होगा। देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे कार्य में तेज़ी आती है और कार्य थोड़ा सा हमारा शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि हमको उसे माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि माउस का काम क्या होता है? क्लिक करना, कमांड देना या फिर राइट क्लिक करना। माउस में 2 बटनें होती हैं, तीसरी स्क्रॉल बार होती है, सेम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हमको कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े। उससे क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कीबोर्ड पर समायोजित करके रखते हैं, लेकिन हमें बार बार सिस्टम्स के ऑप्शंस में जाने के लिए, उसको कमांड देने के लिए, निर्देश देने के लिए हमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब कीबोर्ड से हम हाथ हटाते हैं, माउस तक लेकर के जाते हैं, इसमें हमारा समय लगता है। फिर हम उसकी डायरेक्शन को तय करते हैं कि इसको कहाँ क्लिक करना है, फिर हम कीबोर्ड पर आते हैं, फिर टाइप करते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट्स की मदद से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना आप सीख जाते हैं, कीबोर्ड को चलाना, क्योंकि शॉर्टकट्स जैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में जाना है तो कीबोर्ड से क्या करते हैं? 2 फाइलें खुली हुई हैं या 2 सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर रहे हैं आप, एक से आपको दूसरे में जाना है तो क्या करेंगे? ऑल्ट टैब के साथ जाएंगे, ऑल्ट टैब और विंडो टैब दोनों। ठीक है, ऑल्ट टैब का इस्तेमाल हम कर लेंगे। जैसे ही हम ऑल्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो देखेंगे आपके सामने वो कई सारे विकल्प देता है, जितने की फाइलें आपके सामने खुली हुई हैं। उसमें से जिस पर आपको जाना है वो मूव आप वहीं पर जाकर के रोक देंगे, है ना, वो चीज़ आपकी खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम अपनी फाइल को क्लोज करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, रिस्टोर डाउन करते हैं, इनके लिए भी शॉर्टकट्स होती हैं, शॉर्टकट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंट्रोल O कमांड है, कंट्रोल P है, कंट्रोल S कमांड है, ये शॉर्टकट्स हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल ना करें तो आपको क्या करना होगा? माउस का इस्तेमाल करना होगा। प्रिंट के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू पे जाकर ओपन ऑप्शन का चयन करेंगे, है ना? लेकिन यदि आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी है, शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी, इनकी फंक्शनिंग कैसे आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, इनकी हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए सुविधाजनक होगा और काम को ये और आसान बना सकता है। तो जो छात्र यहाँ पर अभी जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है वो लोग ज़रूर अभ्यास करें, शॉर्टकट से जुड़ें, क्योंकि यदि हम किसी काम को अगर हम फास्ट करते हैं तो हम उस अपने बचे हुए समय को अपने आगे वाले काम को दे सकते हैं, है ना। क्योंकि यदि आप एक काम में ज़्यादा समय अपना लेते हैं, ज़्यादा एफर्ट तो करते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जो पहले काम आप कर रहे हैं जब उसमें समय आपका ज़्यादा लग जाता है तो जब हमको नेक्स्ट काम करना है फिर उसको हम कम समय दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है। फिर हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं, फिर हमारा काम वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें जिससे कि आप अपने काम को जल्दी निस्तारित कर सकें, थोड़ा फास्ट हो सके। आपको लगता है कि सर माउस भी तो पास में ही होता है, उसको भी तो हम जल्दी से क्लिक कर लेते हैं, फिर बहुत ही क्षणिक अंतर आता है। आपका कहना बेहद सही है कि समय तो बहुत कम लगता है, अंतराल जो होता है एक शॉर्टकट का और एक माउस पे जाने में ज़्यादा नहीं, घंटों का अंतर नहीं आता है, मिनट्स का, सेकंड्स का अंतर आता है ना।
लेकिन जब आप ऐसे कई सारे वर्क्स होंगे, कई सारे फंक्शंस होंगे जिनमें यदि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे आपका जो काम करने का जो टोटल टाइमिंग हो जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काम हमारा जल्दी हो गया है। ठीक है, और एक काम की गणना करेंगे कि आपको सेव करना था, कंट्रोल एस कर दिया और कोई शॉर्टकट नहीं आती थी तो उसमें कितना समय बचेगा, बस माउस से जाना था वहाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अपने कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें, है ना। काम शॉर्टकट ना करें, लेकिन जो तरीका है करने का उसमें आप कंप्यूटर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे टाइम का तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा समय जो है वो बच गया। ठीक है, तो आगे कीजिएगा। जहाँ पर अगर किसी को कोई असुविधा आती है, कोई दिक्कत आती है, जैसे अभी हमने बताया था कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, सभी को पता है इसके बारे में? सभी लोग कर लेते हैं। आप शीतल, जैसे आप बताइए, प्रांजल कैसे करते हैं? सबको एक बार सुन लेंगे तो सबको पता चल जाएगा, अगर ना किसी को डाउट्स भी होगा तो। मिनिमाइज करने के लिए सर वहाँ जो हमारा जो कोई भी सॉफ्टवेयर खुला होता है उसके सबसे अपर पार्ट में राइट साइड 3 आइकन दिखते होते हैं, एक माइनस का होता है, एक स्क्वायर। शॉर्टकट से करना है सर, शॉर्टकट से तो मैक्सिमाइज का पता है सर, क्लोज करना। और किसको पता है? सर ऑल्ट से होता है, अगर हमारे पास ऑल्ट की होगी ऑल्ट से हम पता कर सकते हैं। और किसी को ज्ञात है जिसने अभ्यास किया हो? आपको क्या पता है? अगर ऑल्ट की होती है ना, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर खुला होगा, जैसे एमएस वर्ड खुला है और हमें इसको बंद करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो कर लेंगे। और अगर हाँ विंडो 10 है तो विंडो 10 में हम कर सकते हैं, विंडो की प्रेस करेंगे, अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो अपर की प्रेस करेंगे, अपर एरो। अगर मिनिमाइज करना है तो अपोजिट होता है, अगर मैक्सिमाइज करना है तो डाउन और अगर मिनिमाइज करना है तो अपर एरो, विंडो की के साथ। ये विंडो 10 का है। ओके, चलो बैठो। जिसको डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड के बारे में देखा, माउस के बारे में देखा, ये फोटोस्टेट मशीन की कार्यप्रणाली कैसे होती है, स्कैनर के माध्यम से कैसे स्कैन करता है, कैसे इसमें हम पेजिंग करते हैं, ट्रे कौन कौन सी इसमें होती है, कौन कौन के साइज़ के हम पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम सब के बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। फिर बात आती है कि यदि आपके सम्मुख आपके कार्यालय में मान लो ये मशीन नहीं है, फोटोस्टेट मशीन नहीं है और हमको कोई प्रारूप है वो बनाना है ना, हम बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि हम सक्षम हैं काम करने में, कंप्यूटर पर अच्छी पकड़ है आपको, और आपके कार्यालय में डुप्लीकेटर भी है, साइक्लोस्टिल मशीन, बहु प्रतिलिपिकरण यंत्र भी है, तो हम क्यों ना अपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके एक प्रारूप बनाएं जो हम वहाँ पर पैसा देते हैं और जो हम वहाँ पर हमको ना देना पड़े और हम अपनी दक्षता के आधार पर हम उसका निर्धारण कर सकें। तो कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि स्टेंसिल कैसे तैयार की जाती है, किस तरीके से हम टाइपराइटर के मदद से स्टेंसिल तैयार करते हैं। किसी ने जाना है इसके पहले स्टेंसिल कैसे तैयार की जाती है? मैंने उस दिन शायद आपकी क्लास में स्टेंसिल पेपर के बारे में बताया था, है ना? क्या बताया था? स्टेंसिल पेपर बहुत पतला होता है, तो वो उसका मोम से होता है। हाँ, थोड़ा सा मोम टाइप का, है ना, रेशम के रेशे, रुई इत्यादि सब मिला करके मोमी पेपर इसको हम कहते हैं। तो इस पे क्या होता है कि यदि आप इस पर कोई प्रारूप बना रहे हैं, जैसे कार्यालय में प्रारूप की जरूरत पड़ती है, प्रारूप तो सभी लोग जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता प्रारूप के बारे में? सभी जानते हैं। जब आप कोई काम कार्यालय में करवाते हैं, करने के लिए जाते हैं, कोई स्कीम्स का आपको बेनिफिट लेना होता है, जो कार्यालय में पहुंचते हैं, साहब हमको इस स्कीम की ज़रूरत है, ये हमको ये चाहिए, या बैंक में जाते हैं आप खाता खुलवाने के लिए, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, हर स्तर पर उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे बैंक में जाएंगे तो खाता खुलवाने का फार्म होता है ना, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसा जमा करने का फॉर्म, पैसा निकालेंगे तो पैसा निकासी का फॉर्म,
संस्थान में यदि आप प्रवेश लेंगे तो वो प्रवेश फार्म होता है कि नहीं। तो फार्म आप कह सकते हैं कि वह सूचनाओं का एक सेट होता है जिसमें हम अपने हिसाब से सूचनाओं को क्रमबद्ध करके संकलित करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करते हैं, जिसमें हम उससे रिलेटेड सभी सूचनाओं को एक साथ स्टोर करके रखते हैं। और हम उसमें एक खास बात होती है कि इसमें सूचनाएं उसी क्रम में रखी जाती हैं जिस क्रम में हमको आगे ज़रूरत पड़ती है। जैसे नाम, अब नाम के बाद में कैंडिडेट का क्या नाम है, अब हमको वहाँ पर उसके फादर्स नेम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके एड्रेस की। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये एक जो क्रम होता है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपको एक साथ ही देखने को मिलेंगे। कभी ऐसा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि नाम कहीं पर हो और पापा का नाम लास्ट में हो। एक फ्लो में ये सूचनाएं हम वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। कैसा हम प्रारूप तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रारूप के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। तो इन सब अगर ऐसा आपको तैयार करना, और एक बात और कि जो आपका प्रारूप होता है उस प्रारूप में आंसर नहीं लिखे होते हैं, वो आप कह सकते हैं कि वह प्रश्नों के सेट होते हैं। आंसर आपको उसमें लिखना पड़ता है, उसमें प्रश्न ही प्रश्न होते हैं। अभ्यर्थी का नाम, तो आपको बताना होगा अभ्यर्थी का नाम क्या है। अभ्यर्थी के पिता का नाम उसमें नहीं लिखा होता है, ये आपको लिखना पड़ता है ना। तो उनको आप प्रश्नों की एक सीट भी कह सकते हैं जिसमें वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे रहते हैं, उनका आंसर हमको लिखना होता है। इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अगर ये हमारे पास में सूचनाएं एक पटल पर केंद्रित चाहिए, हम चाहते हैं कि जिसमें हम उनको आगे इस्तेमाल कर सकें, तो उनके दस्तावेज से हमको ढूंढनी ना पड़े। नहीं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब, अगर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट क्या है, उसकी हाई स्कूल में परसेंटेज क्या है, इंटर का रोल नंबर क्या है, तो इंटर का इंटर से देखना पड़ेगा, हाई स्कूल का हाई स्कूल से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर्म आपके पास में है तो उसमें वो समस्त सूचनाएं आपको एक साथ एक पटल पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यदि ऐसा हम कोई फॉर्म चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म के माध्यम से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आपको अगर बार बार पेज पलटने का शौक़ है तो आप अपने कार्यालय में उसका फॉर्म बिल्कुल भी लागू ना करें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम कार्य को शीघ्रता से जल्दी से कर पाएँ, तो आपको जो भी आपके पास में कार्य है उसके लिए एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मेट बना सकते हैं, क्योंकि इससे सूचनाओं को संकलित करने में आसानी रहती है, ठीक है। अब बैंक में जैसे आप जाते हो पैसा जमा करने के लिए, तो फॉर्म क्यों भरते हो, आप पासबुक लेकर के जाओ, बता दो कि ये पासबुक है, लो 5,000 रुपये इसमें जमा कर दो। लेकिन नहीं, वो डेली का डेटा उसको आगे मेंटेन करना होता है, वो रिकॉर्ड अपने पास भी रखता है कि हाँ आपने पैसा जमा किया, आपने पैसा निकाला, क्योंकि आपके उस पर हस्ताक्षर होंगे, आप उस पर डेट भी डालेंगे, आप उस पर अपने उसमें अमाउंट भी लिखेंगे, अपने हाथों से, अपने हस्तलिपि में हम उसमें लिखते हैं और वो रिकॉर्ड रखता है। और बाद में वो अपने कार्य की गणना करता है, आज हमने कितने लोगों का ट्रांजेक्शन कर लिया, अपना सब कुछ। पासबुक लेके जाएंगे तो क्या पासबुक आपको वापस कर देगा, उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम रिकॉर्ड को जब मेंटेन करना चाहते हैं, एक अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, तब हमको फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। देखो इतना लंबा हमने आपको बताया, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो फॉर्म के बारे में समझ में आया ही होगा। तो यदि आप कल को किसी कार्यालय में किसी पद पर आसीन होंगे, वहाँ शोभा यदि आप उस पद की बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने कार्य के हिसाब से अपना एक अलग से फॉर्मेट बना सकते हैं, अलग से एक प्रारूप का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई प्रारूप बनाना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, तो आप कंप्यूटर पर तो उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना। कि उसमें फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो का एरिया आप बना देंगे, मान लो कोई एडमिशन फॉर्म आपको करना है ना, या कोई योजना का किसी को लाभ देना है, कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं आजकल ऑफिसों में, तो वो ऑफिस के उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उससे अगर जब सूचनाएं आपको लेनी हो तो आप उस तरीके का फॉर्म निर्धारित कर सकते हैं, क्रम में निर्धारित कर लेंगे। तो जब ऐसा आप एक माइंड मेकअप कर लेंगे और अब उसकी आपको फ़ोटो कॉपी की करने की ज़रूरत पड़ेगी,
लेकिन फोटोस्टेट मशीन है नहीं हमारे पास में। हमारे पास में तो बहुप्रतिलिपिकरण यंत्र है, बहुप्रतिलिपिकरण यंत्र है जिससे हम कई सारी प्रतिलिपियां निकाल सकते हैं। तब हमको ज़रूरत पड़ती है एक स्टेंसिल पेपर की, एक स्टेंसिल पेपर की ज़रूरत पड़ती है जिस पर हम उस फॉर्मेट को पूरा टाइप करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बहुप्रतिलिपिकरण से यदि आप पेपर कोई प्रारूप बनाते हैं, कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहला कि आपके पास में स्टेंसिल पेपर होना चाहिए। आप उसमें बता सकते हैं कि स्टेंसिल पेपर होता क्या है, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात में यदि कोई प्रारूप टाइप का है तब तो हमें टाइपराइटर चाहिए। यदि कोई कलाकृति आप उसमें बना रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो वो तो टाइपराइटर से बनती नहीं है। उसके लिए हमको एक पेन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम स्टेंसिल पेन के नाम से जानते हैं, स्टाइलस को हम स्टेंसिल पेन के नाम से जानते हैं। नुकीला पेन होता है, हम उसकी मदद से हम उस पर डिजाइन बनाते हैं, है ना। टाइपराइटर संबोधित टाइपराइटर तो बस लिखता है, टाइप करता है, डैश 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 जहाँ करना है वहाँ पर तो नाम लिखा, डैश डैश कर दिया, इस तरीके का तो वो कर पाता है, अतिरिक्त वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपके पास में पेपर है, पेपर का नाम क्या है, स्टेंसिल पेपर। अब हमें प्रारूप बनाना है तो अब हम अपने पास में एक मशीन रखेंगे, टाइपराइटर मशीन, है ना। अब उसको हम उसके ऊपर इंसर्ट कराते हैं, उस पेपर को इंसर्ट कराने के पश्चात में उसको हम अपने सम्मुख लाते हैं, उसमें मार्जिन सेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो चलेगा, ठीक। अब फिर हम क्या करते हैं, उसमें एक रिबन लगा होता है। मैंने बताया था कि जब हम मशीन से टाइप करते हैं उसमें एक रिबन होता है, 2 घिर्रियाँ लगी रहती हैं, चरखियाँ होती हैं, एक साइड से दूसरे में लपेटता है और फिर दूसरे से अगले में लपेटता है, ठीक। लेकिन वहाँ पर अब हमको सिर्फ और सिर्फ प्रारूप बनाना है, टाइप तो करना नहीं है। मतलब टाइप करना है लेकिन उस पर कोई इंक जैसा कुछ छपे ऐसा नहीं करना है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका जो रिबन होता है उसको हम डाउन कर देते हैं, रिबन को बंद कर देते हैं, क्योंकि रिबन होगा तो वो अपना कलर भी तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर उभार देना है जो हमें जिससे कि हम उस पर छाप सकें, उभार अपनी दे सकें। तो उसके लिए रिबन को क्या कर देते हैं, रिबन को डाउन कर देते हैं, रिबन चलना बंद हो जाता है, लेकिन क्षणें चलती हैं। अब ये मोमी पेपर होता है और जो आपका ये चंद्राकार जिसमें कीज लगी रहती हैं, एक सांचा होता है जो चांद के आकार का बना रहता है, उसमें सारी हमारी छड़ें होती हैं जिनके मुख पर वो अक्षर हमारा छपा रहता है और वो उसमें उभार होती है। तो वो और बेलन पर जब वो मोमी पेपर पर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो दबाव के साथ में जाता है, उस मोमी पेपर के ऊपर वो प्रहार करता है जिससे कि उसमें वो उभार सा आ जाता है ना। जो उभार उस क्षण के मुख पर होता है वही उभार उस पर वो ले आता है ना। इस प्रकार से पूरा हम वही पूरा टाइप करने के कहाँ पर डैश डैश करना, कहाँ कोलन लगाना, 1 2 3 कहाँ करना है, कहाँ कितनी जगह छोड़नी है, ये सब हम उसमें सेट कर लेते हैं। सेट करने के पश्चात जब ऐसा पूरा हमारा पूरा ये पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाती, पूर्ण हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि स्टेंसिल हमारा कट गया। स्टेंसिल काटना, स्टेंसिल तैयार करना इसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, स्टेंसिल तो तैयार हो गई हमारी, स्टेंसिल हमारी कट गई। यदि आप उसको इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सेम वैसे ही पढ़ने में आएगा जैसा कि आपने उसमें टाइप किया, क्योंकि वो मोमी पेपर होता है उसमें उभार सी आ जाती है, उभर सा जाता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास में एक मशीन है बहुप्रतिलिपिकरण यंत्र, है ना। इसमें जिसका जो रोलर होता है, रोलर में एक भाग होता है जहाँ पर हम अपनी स्टेंसिल को सेट करते हैं। स्टेंसिल को सेट करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसमें लगी रहती हैं स्प्रिंग्स में, हम उसको फंसा देते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात में अब वो छापेगा कैसे, उसमें तो कार्बन तो है नहीं, है ना। उसके लिए एक इंक आती है, डुप्लीकेटिंग इंक होती है। उस इंक को वो जो सांचा था जो हमने उसमें टाइप किया है उसके ऊपर उसको हम रफ करते हैं, उसको रफ करते हैं, और जिससे कि जो इंक होती है वो उसमें फिल हो जाती है उनके छिद्रों में।
जो स्टेंसिल के जो छिद्र होते हैं उनमें वो स्याही जो इंक होती है वो भर जाती है। अब भरने के पश्चात में क्या करते हैं, इसमें एक हैंडल होता है और नीचे एक ट्रे लगी रहती है जिसमें कि हम पेपर रखते हैं। इसमें एक जिसमें हम पेपर रखते हैं वो ट्रे होती है, और जैसे ही हम हत्थे को घुमाते हैं तो जो पेपर होते हैं उसको आगे ले जाने के लिए, पेपर को आगे खींचने के लिए एक रोलर लगा रहता है उसमें, ठीक है। वो जैसे ही हम हैंडल को घुमाते हैं वो रोलर आगे की तरफ झुकता है और वहाँ से एक पेपर को आगे खींचता है, वो पेपर आगे जाता है और जो रोलर पर जहाँ पर हमने स्टेंसिल को चिपकाया हुआ है, सेट किया हुआ है, वो जब रोलर पूरा ड्रम घूमता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पेपर जो जिस पर हमको छापना है वो और स्टेंसिल वो एक संपर्क में आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो आपका वाइट पेपर स्टेंसिल के ऊपर से गुजरता है तो उसमें जो लिखा हुआ उसमें प्रेशर भी पड़ता है क्योंकि वो उसके बीच से निकल रहा है, ठीक है, वो उसके बीच से निकल रहा है, तो वो जो छपाव है, जो छपा हुआ है इंक है, वो इंक उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब उसमें उभार होती है और वो एक सकरे रास्ते से उसमें से गुजरता है प्रेशर के साथ में, है ना, तो वो कलर पूरा इसका कलर उसके ऊपर छप जाता है ना। और जो उसमें रोलर लगा होता है वो उसको आगे की तरफ फेंक देता है, अगला पेपर लेता है, फिर वो उसके बीच में जाता है, मतलब ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है और अपना हम हैंडल घुमाते रहते हैं और ऐसे पेपर लेता है, यूँ हुआ फिर आगे चल, ऐसे पेपर आगे खींचा, ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। तो जितने प्रारूप आपको चाहिए आप इस तरीके से अपने छाप सकते हैं, इसमें कोई भी बिजली खर्च नहीं होती है, बस श्रम लगता है, आपका ज्ञान लगता है, आपका जो दिमाग है उसका हम इस्तेमाल करके अपने कार्यालय के लिए ये बना सकते हैं। अब इसमें जो कलर है एक साथ 3-4 कलर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक रंगी होता है, एक रंग आप जैसा चाहें वैसा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर तो है नहीं, जैसा चाहे वैसा कलर हम इसमें सेट कर देंगे, है ना। ऐसा तो जो प्रिंटिंग प्रेस बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके द्वारा सेट किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप प्रारूप करें तो 3 रंग का हो, 4 रंग का हो, एक कलर में भी चलता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उसे ब्लैक कलर के फॉर्मेट होते हैं जो प्रारूप बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको टाइपराइटर से कहा जाए ऐसा करने के लिए तो 4 आदमियों को आप यदि उनको योजना का लाभ चाहिए, उनको वो कार्य करवाना तो 4 बार उसे टाइप करना होगा, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ऐसे ही आप अपने पास में स्टेंसिल तैयार करके रख सकते हैं अलग अलग काम के लिए। जब आपको जिसकी ज़रूरत पड़े उसको स्टेंसिल को लगाया, कलर को उसके ऊपर चढ़ाया और हैंडल लगा दिया। जैसे आप हैंडल लगाएंगे उतने प्रारूप आपके सामने तैयार है। उस कटी हुई स्टेंसिल को आप अपने पास में कहीं अच्छी जगह संभाल करके रख दें, फटने ना पाए, सुरक्षित रहे। जब फिर ज़रूरत पड़े, जैसे हमने बताया था डीजी व्हील का, डीजी व्हील नाम याद आ रहा है? यस सर। क्या होता है? डीजी व्हील होता है जो हमारे जो टाइपराइटर थे जो दूसरे दो प्रकार के टाइपराइटर जो बाद में आते, डीजी व्हील में से हिंदी के वर्ड्स होते थे, उसको जो निकाल के लगा देते थे उसमें फिर हिंदी वाली टाइप होती थी। ये आप कह सकते हैं कि सांचे थे, अक्षरों के सांचे थे। अगर हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी का डीजी व्हील लगा दिया और अब हिंदी टाइप हो रही। एक ही टाइपराइटर से हम दोनों टाइप कर सब, डीजी व्हील चेंज किया, काम हमारा हो जाता था। वैसे हिंदी के लिए अलग टाइपराइटर इस्तेमाल करना पड़ता था, इंग्लिश के लिए अलग। लेकिन जब डीजी व्हील आ गए अलग अलग, जिसमें सुविधा थी कि आप चेंज करके एक से ही काम कर सकते थे, तो वैसे ही आप इसमें एक मशीन से हम कई प्रकार के प्रारूप हैं वो बना सकते हैं। बस आप उनको सुरक्षित अपने पास रखें, कटिंग कर लिया अपने पास रखें, जब ज़रूरत पड़े तो लगा दिया। और लेकिन क्या है कि इसमें हाथ भी आपके काले हो जाते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक हमको कट करना पड़ता है स्टेंसिल। अगर कट करते समय स्टेंसिल में अगर गलती हो गई है तो अब हमको उसमें करेक्शन फ्लूइड लगाना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, सुखाने पश्चात फिर से कट करना पड़ता है स्टेंसिल। करेक्शन का कोई विकल्प होता नहीं है इसमें। तो ये प्रक्रिया आज के समय में यदि देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आज तो बहुत आसान है। एक हमने बस कंप्यूटर से टाइप किया, उसका अच्छी तरीके से लेआउट दिया,
जहाँ चाहा वैसा फ़ॉन्ट दिया, बॉर्डर भी लगा देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा बड़ा कर लेते हैं। हिंदी भी टाइप कर सकते हैं उसमें, इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं, है ना। स्टाइलिश फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके हम हर तरीके से उसको अट्रैक्टिव बना लेते हैं। एक टाइप करके हम प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर हमारे पास में फ़ोटो स्टेट मशीन होती है, उसमें रख करके कमांड दे देते हैं। 500, 600, 100, 50 उतने खटाखट निकल जाते हैं। हम एक उठा करके रख नहीं पाते हैं, दूसरा हमारे पास तैयार रहता है, लो इसको भी उठा, इतना फास्ट है। लेकिन उसमें जो आजकल की जो मशीनें हैं उसमें हमारे हाथ काले नहीं होते हैं, है ना। साफ सुथरा काम होता है। लेकिन पहले जब नहीं था तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। वो स्टेंसिल वाली व्यवस्था, वो डुप्लीकेटिंग मशीन, वही हमारे लिए सब कुछ था। तो आज के समय से यदि हम पिछले समय की तुलना करवाते हैं तो हमको लगता है कि पहले के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। लेकिन आजकल हमको ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने नई नई खोज की है, जिसका हमको लाभ उठाना चाहिए। तो आपने सीख लिया स्टेंसिल किस तरीके से वर्क करती है, इसकी कार्यविधि। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसके बारे में मुझे लगता है ज़रूर लिख पाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप यदि आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, एक ही पैराग्राफ बनाते हैं, लिखता है कि स्टेंसिल काटने की कार्यविधि, तैयार करने की विधि, और उसी पैराग्राफ में ही लिखते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नंबरिंग के साथ में लिखना है। नंबर 1 पहले क्या करेंगे, नंबर 2 उसके पश्चात, उसके पश्चात, ठीक है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ उसने कितने स्टेप फॉलो किए, है ना, और आपको मार्किंग भी अच्छी मिलती है। एक पैराग्राफ से अनुमान ही नहीं लगता है। तो आप लोग नंबरिंग के साथ में लिखें, स्टेंसिल तैयार करें। और चूँकि ये हमारे ऑफिस का किसी समय में एक हिस्सा रही है मशीन, ये स्टेंसिल हमारे हिस्सा रही है कार्यालय का, तो हमें इसके बारे में जानना भी है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी बता सकें इसके बारे में, है ना। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने जान लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब थोड़ा सा आपको जानना है स्कैनर के बारे में। स्कैनर का नाम सुना होगा सभी, जो आधुनिक छात्र हैं, जो कंप्यूटर से ज़्यादा लगाव रखते हैं, जानते हैं स्कैनर के बारे में। अच्छी बात है। कितने छात्र नहीं जानते हैं स्कैनर के बारे में। कंप्यूटर का एक पार्ट है, एक्सेसरीज है, ठीक है। अच्छा, स्कैनर का काम क्या है, स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैन करना। सभी को कंफर्म है कि स्कैनर का काम है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। सभी ने स्कैनर देखा है? कितने लोगों ने स्कैनर नहीं देखा है? कितने छात्र छात्राओं ने स्कैनर नहीं देखा है? तभी तो हम उस प्रकार से आपको एक व्यू में प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा होता है। कितने छात्रों ने नहीं देखा? देखा मुझे लग रहा बहुत ने नहीं होगा, लेकिन कहते नहीं कि हम बताएंगे नहीं, कहीं ऐसा ना हो इंसल्ट हो जाएगा, अरे एजेंसी ने देखा ही नहीं स्कैनर। एक दूसरे का इंतजार करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों का हक है ज्ञान को अर्जित करने का। यदि आपको नहीं पता है, या आपको नहीं पता है तो आपका हक है, ये हमें नहीं पता है तो आप दूसरे का इंतजार ना करें। ये आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर हमें नहीं पता है। इससे आपको लगता है कि हमारी तौहीन होगी अपने छात्र, अपने क्लासमेट्स के बीच में, स्कैनर के बारे में आपको नहीं पता है। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रिंटर के बारे में तो जानते ही होंगे। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, सही कह रहे हैं ना। तो प्रिंटर प्रिंट करता है तो स्कैनर स्कैन करता है। जैसे नाम से प्रिंटर प्रिंट, स्कैनर में ER हटा दो और प्रिंटर से ER हटा दो तो क्या बचता है? स्कैनर में स्कैन और प्रिंटर में प्रिंट। बिल्कुल बात इनकी सही है ना। तो जो भी आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो एक पेपर पर छप करके आपके सम्मुख आए, जिसके पश्चात आप उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सके, आप उसको फाइल कर सके, तब हमको ज़रूरत पड़ती है
प्रिंटर की, है ना, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वही माध्यम है जो हमको एक पेपर पर हमारे टेक्स्ट को छाप करके देता है। वो माध्यम क्या है? प्रिंटर है। अगर प्रिंटर आपके पास नहीं होगा तो यदि आपने उसमें कंप्यूटर में टाइप किया, क्या आप उसको फाइल कर सकते हैं? उसको फाइल में लगा सकते हैं? लगा पाएंगे फाइल में? नहीं। मतलब हमारी सोच मात्र कल्पना शक्ति ही रह जाएगी, काल्पनिक ही रह जाएगी। तो यदि आप अपनी कल्पना को मूर्त रूप देना चाहते हैं तो हमारे पास में प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर कैसे वर्क करता है मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, है ना? कैसे वर्क करता है? सर जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन है। हाँ बताइए। बताने की मुझे लगता है कि कला सबके अंदर होती है, लेकिन डर सबके अंदर है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये कोई एटीएम का पिन नहीं है तो गलत डाल देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो गलत बताते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं बताना है गलत, तो उससे सीखते हैं, सीखने को मिलता है। पहले तो प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो कुछ हो नहीं सकता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना दोनों चीज़ें चलेंगी नहीं। तीसरी चीज़ मतलब जो प्रिंटर की केबल होती है वो हमारे सिस्टम में कनेक्ट होनी चाहिए। और फिर इसके बाद वहाँ से कमांड देंगे, जब कमांड देंगे तो यहाँ पे प्रिंटर अगर हमारा ऑन होगा तो वो अपने आप प्रिंट निकाल के दे देगा। सिट डाउन, वेरी गुड। देखो हम इसलिए आपको इन चीज़ों से बता रहे हैं बारीकी से, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको इन सब की ज़रूरत पड़ जाए। मुझे लगता है अवश्य पड़ेगी, अवश्य पड़ने वाली है। यदि आपके कार्यालय में कोई अभी नया नया कंप्यूटर प्रिंटर आया हुआ है तो उसका सेटअप करना, कौन सी केबल कहाँ लगनी चाहिए, है ना, प्रिंटर की केबल कहाँ लगनी चाहिए। प्रिंटर आपके पास में रखा हुआ है, मैटर टाइप है, लेकिन अब हमको उसे एडजस्ट करना नहीं आ रहा है, उसे समायोजित करना नहीं आ रहा है, तो क्या प्रिंटर प्रिंट देगा आपको? मुझे तो नहीं लगता देगा। तो आपको उसके बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि मिस्टर प्रांजल ने कहा, बिल्कुल सटीक बात उन्होंने बताई है कि जिस कंपनी का आपके पास में प्रिंटर है, जिस कंपनी का आप प्रिंटर चलाते हो, जब आप खरीदो तो वो आपको एक सीडी उपलब्ध कराता है ड्राइवर की, है ना। सीडी आपको देता है, तो उसने नहीं दिया है तो आप उससे पूछ लो भाई इसका ड्राइवर कैसे मिलेगा। सीडी नहीं है तो उसे पेन ड्राइव में डेटा ले लो, अपनी मेल पे ले लो सॉफ्टवेयर, या आप ऑनलाइन भी उसको ले डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिल वैसे अक्सर आपको प्रिंटर यदि आप नया खरीदते हैं तो उसके साथ में उसकी सीडी मिलती है, ठीक है। तो ड्राइवर, अब ड्राइवर जानते हैं सभी लोग कि ड्राइवर ही, उसमें भी कंफ्यूजन है? ड्राइवर भी नहीं पता। अच्छा, ड्राइवर नाम तो सुना होगा, ऐसा तो नहीं नाम ही नहीं सुना ड्राइवर, है ना। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर मतलब होता है चालक, चलाने वाला, है ना, चलाने वाला। अब चाहे वो बंदूक का ड्राइवर हो, चाहे वो बाइक का ड्राइवर हो, चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे तो ट्रेन का हो, तो ड्राइवर आप समझ गए। सेम वही इस्तेमाल है, बस क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई मूर्त व्यक्ति भी होता है ड्राइव करने वाला, वहाँ पर उसका रूप बदला हुआ है ना। वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको प्रोग्राम्स होते हैं जो मशीन्स को रन करते हैं। एक मशीन को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे ड्राइवर कहलाते हैं कंप्यूटर की भाषा में। वैसे तो अब बाइक चलानी है तो फिर एक व्यक्ति होगा या तो कोई रोबोट होगा जिसके बारे में उसको पता होगा, है ना, कोई दूसरा तो चला नहीं सकता, है ना। लेकिन अब कंप्यूटर के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो वो भी, उनको भी कोई चलाने वाला चाहिए, है ना। तो आप चलाते हैं तो आप भी ड्राइवर हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो हम कंप्यूटर की भाषा में जो उसको चलाता है उसको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनके कल पुर्जे हैं उन, वो भी तो आपस में रिलेशन स्थापित करते हैं, कोई किसी को चलाता है, ठीक है। तो उनमें एडजस्टमेंट दिखाने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कंप्यूटर प्रिंटर को कमांड तभी देगा जब वो आपस में लिंक होंगे, तो एक दूसरे को आपस में लिंक करने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप सभी लोग जानते हैं
कि इस पर हम टाइप कर सकते हैं, है ना। इसमें एक्सेल होता है, उसमें हम काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन आपके पास में कंप्यूटर है तो यह आप नहीं कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, है ना, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो अब तो यहाँ पर वो विचार तो आपका गलत ही हो गया कि कंप्यूटर है तो हम टाइप कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए एप्लीकेशंस हैं, आपको उसमें इंस्टॉल करना होगा। मतलब प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म आपको तैयार करना पड़ेगा अपने लिए, अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, अपने कार्य के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ता है। तो अब बात हम कर रहे थे प्रिंटर में फिर बात आ गई ड्राइवर की। तो ड्राइवर समझ में आया कि यदि आप चाहते हैं कि ये प्रिंटर हमारे पास रखा है या अच्छी तरीके से काम करे, तो उसको एक चलाने वाला होता है, प्रोग्राम का सेट होता है जो उसको निर्देश देता है, जिसका कहना वो प्रिंटर मानता है। वो हमको अपने कंप्यूटर में रन करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक। अब वो कहाँ कहाँ से मिलेगा मैंने आपको बताया, भूल गए? सती क्या नाम, मनीषा भूल गए कि कुछ याद है? अच्छा तो बैठो, मतलब याद नहीं है कि वहाँ तक सुनाई नहीं पड़ा, सुनाई पड़ गया, लेकिन भूख की वजह से याद नहीं रहा। देखो चलो फिर से एक बार हम रिमाइंड कराते हैं, इस बार कैच कीजिएगा, है ना। जब हम खरीदेंगे तो उस दुकानदार से हम ड्राइवर की सीडी ले लेंगे, ठीक है। दूसरा कि हम इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सर इंटरनेट पे कैसे मिलेगा? इंटरनेट पे जिस कंपनी का आप खरीदते हो, जिस कंपनी का आप प्रिंटर खरीदते हो, उसकी मेन साइट होती, मेन वेबसाइट होती है उसकी। अब कह दो सर मुझे वेबसाइट का कैसे पता चलेगा? मतलब ऐसे तो बातों तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कुछ भी चाहते हैं तो वो हमको उससे रिलेटेड सर्च देता है, खोज करके लाता है ना। मतलब एक अलग से कह सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रेन होता है ना, जो सबके पास में ऐसा ब्रेन होना चाहिए, पूछो तुरंत आउटपुट, है ना। तो ऐसा हो तो कितना अच्छी बात है ना। आप लोगों के अंदर है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। सभी गूगल है, आप गूगल है कि नहीं है? आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, सभी गूगल है। लोग जितना अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही गूगल की श्रेणी में आते चले जाते हैं। चलो ठीक है, तो गूगल पे आपको क्या करना है, जैसे आप HP का लैपटॉप खरीद के लाए, उसमें आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो आपको प्रिंटर आपका कौन सा है? HP का प्रिंटर है, सैमसंग का प्रिंटर है, और भी बहुत सारी कंपनियां, कैनन का प्रिंटर है, एप्सन का है। तो आप जैसे लिखेंगे ना एप्सन ड्राइवर, जब आप प्रिंटर खरीद के लाएंगे उस पर मॉडल लिखा रहता है, कौन से मॉडल का है, ठीक है। मॉडल तो जानते हैं, जैसे फ़ोन खरीद के लाते इसका वर्जन होता है, तो ऐसे ही उस पर भी लिखा रहता है। जैसे एप्सन का खरीद लाए, एप्सन L220, इस तरीके से उसका सीरीज़ का नाम होता है, एप्सन L220 ड्राइवर डाउनलोड, ऐसे लिखेंगे, कई सारी लिंक आपको देगा। तो वहाँ पर आप प्रयास किया करें कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने ड्राइवर डाउनलोड करके अपनी साइट बना करके डाल देते हैं, मिलती वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन लिंक लिख देते हैं कि यहाँ मिलेगा, जाते हैं मिलता ही नहीं है। तो आप लोग ऐसी साइट से दूर रहा करें और वहाँ पर देखा करें कि जहाँ पर लिख करके आ रहा ना epson.com, epson.in, मतलब समझे कि वो मेन साइट है। नीचे लिखा रहता है ना www.epson.in, epson.com, epson.org, तो वहाँ पर ऐसी साइटों पर जाया करें जहाँ पर ये ना लिखा हो खोजे driver.com, खोजे driver.com। इसका मतलब है कि ये सब चलतू हालत वाली है। यहाँ पर जाओगे ड्राइवर तो मिलेगा, लेकिन जो आपको चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ पर भी कुछ भी उससे रिलेटेड जो आपने सर्च बॉक्स में लिखा है वो डेटा जहाँ पर भी होगा, भले ही उसमें ड्राइवर मिल जाए, L220 ना मिले तो वो ड्राइवर का लिंक उठा के आपको दे देगा, हर जगह से चीज़ आपको दे देता है। तो बता रहे हैं कि अब लोग क्या करते हैं, जहाँ पर जो मिल जाता है, जहाँ क्लिक होगा क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऐसी जगह नहीं करना चाहिए, इससे सिस्टम में हमारे वायरस आ जाते हैं, है ना। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, उसकी मेन साइट पे जा कर के ड्राइवर ऑप्शन होगा, डाउनलोड में जाएंगे, वहाँ से ऐसी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। आप अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड कर लेंगे या CD से इसको इंस्टॉल कर लेंगे,
दूसरी बात, इंस्टॉल करते समय जो प्रिंटर की केबल होती है वो आपके उसमें लगी होनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो एक पाथ बनता है, उसको समझ में आता है कि हाँ ये प्रिंटर है, ये इनके पास में है, उसके बाद में वो लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आप इस तरीके से पूरी करते हैं, कर लिया। अब उसके पश्चात में आपको क्या करना है, मैटर आपके पास में टाइप था, अब ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, तो फिर आप, अच्छा प्रिंट ऑप्शन तो पता ही है कि प्रिंट ऑप्शन होता कहाँ है, कहाँ स्कैनर पे थे, तुम लोग प्रिंटर पे ले आए। तो फाइल मेनू में जाएंगे या तो कंट्रोल P ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। इसमें से जो प्रिंटर अभी आपने इंस्टॉल किया है, जो मॉडल आपने प्रिंटर का इंस्टॉल किया है कंपनी का, उस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रिंटर ही चूज़ करते हैं, ये नहीं देखते ओके बटन आ गई, प्रिंटर नीचे ओके कर दिया, पता चला आपके पास 2-3 प्रिंटर थे और हम यहाँ पर हाथ लगाए खड़े हैं और प्रिंट इधर निकल रहा है ना। ऐसा भी होता है, 2-3 प्रिंटर हैं, कलर प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट है, इंकजेट है, लेजर है। तो हम इसमें जैसे ATM मशीन में पैसे निकालते हैं तो हम ऐसे कि ऐसा ना हो कि तुरंत वापस चले जाए, तो हम वेट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। क्यों करते हैं वेट, हमको लगता है कि इसी से निकलेंगे, इसी के पास खड़े हैं और वो इधर निकल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको देखना है सतर्कता के साथ में, ताकि ये जो हमारा टाइम वेस्टिंग है कि हम इधर देख रहे हैं निकल इधर रहे हैं, इससे हम बच जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने प्रिंटर का ही चयन करना है, जैसे आप इंस्टॉल कर देंगे उस लिस्ट में आपका वो शो करने लग जाएगा। और उसमें फीचर्स भी अलग अलग होते हैं कि अगर आपका कलर प्रिंटर है लेकिन आप उसमें से ब्लैक एंड वाइट ही निकालना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में जा करके आप चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल से या ब्लैक वाइट से आप कलर कर सकते हैं, कलर से आप ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप नीचे, हाँ बताइए, नहीं समझ में आया? नहीं सर, मैं तो ऐसे करता हूँ। आप ऐसे ही करते हो? नहीं, यदि कहीं पर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछें, क्योंकि फिर मेरा व्याख्यान का मतलब क्या रहेगा। हाँ बताएं, प्रांजल बताएगा। जैसे सर अभी आपने कहा ग्रे स्केल कलर, उसी में इस क्वालिटी का ऑप्शन आता है सर, उसमें स्टैंडर्ड हाई नॉर्मल, उससे क्या होता है सर? उससे क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब जैसे कलर प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट में ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जब प्रिंटर आपका कलर होता है तो उससे क्वालिटी, जब आप जैसे फोटो सीट पर कुछ निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड देंगे। स्टैंडर्ड का मतलब मानक जो हमारे प्रिंट का होता है, नॉर्मल उसमें से निकलता है। लेकिन जैसे उसमें आता है हाई क्वालिटी आप कर देते हैं, ये हाई क्वालिटी मैट पेपर फोटो सीट वाले आते हैं ना, उस पर यदि आपको निकालना है तो हम उसमें से उसका चयन करते हैं, क्योंकि फिर उनकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है, प्रिंट की बहुत स्लो निकलता है, हर लेवल उसमें मेंटेन करते करते चलता है। तभी आप देखते हैं कि फ़ोटो जो बनाते हैं स्टूडियो वाले, वहाँ से फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती है, क्योंकि वो उस ऑप्शन का चयन करते हैं। लेकिन जब हम टेक्स्ट निकालते हैं तो हम अब उसमें तो हमको पढ़ना है, वो ऐसी सीट हमने लगाई हुई नहीं है। यदि वहाँ पर हम उन ऑप्शंस का चयन कर लेते तो प्रिंटर हमारा बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो पेपर आपके आते हैं ये इंक काफ़ी ज़्यादा सोखते हैं, ये है ना, इंक की ज़्यादा खपत होती है इसमें। तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट वाले होते हैं, इसमें हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन जो हमारे वैसे आते हैं फ़ोटो सीट वाले पेपर, तो उसमें हम चयन करते हैं उसका, ताकि वो अच्छी क्वालिटी से फ़ोटो को मेंटेन करें। आपने प्रिंटर में देखा होगा, इसकी जो इकाई होती है प्रिंटर को DPI होती है ना। DPI का मतलब सभी लोग जानते हैं, डॉट पर इंच। मतलब जब आप प्रिंट ऐसे नॉर्मल दे देंगे तो वो क्या करेगा कि वो ऐसे ही आपका निकाल करके प्रिंट जनरली जैसे आता दे देता है। लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी को सेट करते हैं कि इस क्वालिटी पर वो निकले, तो फिर वो पर इंच करें, डॉट पर इंच, तो उसको बिल्कुल मेंटेन करते करते चलता है। जैसे अगर फ़ोटो हम प्रिंट करेंगे तो वो अगर हमारे हेड के साइड से प्रिंट करना स्टार्ट करता है, तो जैसी फ़ोटो आपने उसमें कमांड दे रखी है उसको एक एक कलर करेगा हर पॉइंट को। तो उसमें इसीलिए उस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है ना। लेकिन कभी भी आपको देना है तो आप जो वैसे पेपर आते हैं फ़ोटो सीट वाले, उन्हीं पे इनका चयन करना। ये से रफ़ पेपर ये होते हैं ना, ये हमारे रफ़ पेपर की श्रेणी में आते हैं, इनमें आप इनका चयन मत करना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो हमारा एलिमेंट होता है, जो रगड़ता है, जो घिसता है, वो हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर आगे जो आपके पेपर की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो ख़राब हो जाती है।
ठीक है, तो प्रिंटर के बारे में समझ में आ गया। प्रिंटर का चयन करते हैं, फिर अगर हमें कॉपीज़ ज़्यादा देनी है तो वो भी हम चयन कर लेते हैं। कई सारे पेजेस उसमें होते हैं तो हम उनका भी चयन कर लेते हैं कि करंट में निकालना है, डुप्लेक्स निकालना है, कि 50 से 60 तक के पेज में से 10 से 20 तक पेज निकालना, सब हम उनमें चयन करते हैं। तत्पश्चात ही हम वहाँ से प्रिंट देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब हम चलते हैं फिर अपने पुराने टॉपिक स्कैनर पर। तो हमने कहा था कि जैसे प्रिंटर में ER को हटा देते हैं तो वो प्रिंट का काम करता है। स्कैनर से यदि आप ER को हटा देते हैं तो वो हमारा स्कैन करता है। अब स्कैनर एक, अब तो मार्केट में ऐसे कंप्यूटर उपलब्ध हो गए हैं जो मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से प्रिंट की सुविधा है, फोटोकॉपी की भी सुविधा है और स्कैन करने की भी सुविधा होती है। इनका इस्तेमाल आप जैसे कोई छोटी शॉप है अपने घर पर इस्तेमाल करने के लिए आप कर सकते हैं। कंपनीज़ में भी आप जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी उनका इस्तेमाल करने के लिए उनको खरीद सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छे का मतलब है कि जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अच्छे वो उसी हिसाब से होंगे। आप उन पर गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, कमांड गलत तरीके से देते हैं जो नहीं भी देनी चाहिए, आप ऐसे निकालते हैं, पेपर फंस जाता है तो आप उसको सही ढंग से नहीं रिमूव करते हैं, खींच लेते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे पार्ट, है ना। तो अब हम बात करते हैं स्कैनर की। तो स्कैनर हमारे अलग से भी आते हैं और कंप्यूटर के साथ में भी आते हैं। जैसे हमने बताया जो मल्टीपर्पज़ वाले होते हैं उसमें स्कैन की भी सुविधा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको क्रिएट ना करना हो, है ना, और आपको उसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है या कुछ करना है, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर उनको रखना है, या फिर कोई ऐसा दस्तावेज है जो टाइप हो चुका है, साइन भी हो चुके, उसको आपको कहीं पर भेजना है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, आपने टाइप किया और ये आपके जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, डायरेक्टर है, HOD है या जो जॉइंट डायरेक्टर है, उनके पास में ये लेटर जाना है। तो आपको क्या करना होगा, इसको निकालेंगे, इसको डिस्पैच करेंगे, करते हैं डिस्पैच। डिस्पैच के बारे में सबको पता है? अच्छा, डिस्पैच के लिए क्या करते हैं, डिस्पैच रजिस्टर होता है। ब्रजेश की जिज्ञासा, डिस्पैच क्या होता है? जब पत्र हम अपने कार्यालय से भेजते हैं किसी अन्य दूसरी जगह पर तो हमें उन पत्रों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें हम किसको भेज रहे हैं, उसका पद का नाम, उसका एड्रेस सब लिखा जाता है, किस विषय से संदर्भित हम भी भेज रहे हैं उस विषय का नाम लिखा जाता है, किस दिनांक को भेज रहे हैं वो डेट लिखी जाती है, और आप उसको किस फाइल में लगाएंगे उसका एक फाइल नेम होता है, वो भी हम उसमें लिखते हैं। और सबसे पहले एक ऑप्शन होता है क्रमांक का। जैसे आपने पहले अब तक 39 लेटर भेज रखे हैं, तो अब जो ये नंबर आपके पत्र का होगा उस पर हम लिखेंगे 40। क्या लिखेंगे? 40, अर्थात 40 नंबर का ये 40वें सीरियल नंबर का आपका ये पत्र होगा। तो एक अभी तक तो उस रजिस्टर पर 39 लिखे थे, अब हम आगे लिख देंगे 40, मतलब 40 का ही क्रमांक पूरा हो गया, उसके बारे में डिटेल। अब वो जो 40 नंबर आपने लिखा है वो अपने हम पत्र पर लिख देंगे 40। कहाँ लिखेंगे ये पूछोगे आप लोग? नहीं पूछोगे? ये सबको पता होगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं नीचे सेवा, प्रेषक सेवा में नीचे लिखते हैं पत्रांक या रेफरेंस नंबर, वहीं पर जो डैश डैश आगे जो संख्याएं होती हैं वहाँ पर हम डाल देते हैं, वो पत्र का सीरियल नंबर है। और सीरियल नंबर के अतिरिक्त जितना भी होता है वो हमारा फाइल का नाम होता है कि हम उसको कौन सी फाइल में उसको हम अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ मैं कह रहा हूँ ये पत्र आपको भेजना है तो डिस्पैच करवा लिया। डिस्पैच करने के बाद अधिकारी के साइन हो गए, साइन पर शायद मोहर लग गई। अब ये मेल के, अब पहले तो हम पोस्ट से भेजते थे, आप इसको पोस्ट से भी भेजना है और आपको उसको तत्काल सूचना देनी है। कैसे भेजेंगे आप? स्कैन करके भेजेंगे, अर्थात यह जो रूप ओरिजिनल रूप होगा, इसमें सिग्नेचर ओरिजिनल है, मोहर लगी है, डिस्पैच है। अब इसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इंसर्ट करा सकते हैं? ऐसा तो कोई रास्ता होता ही नहीं है कि बस आराम से ऐसे कर दिया और ये कटाक से चला गया, कि पूरब की तरफ मुंह करके ऐसे कर दो तो वो डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक माध्यम हमारे पास में ऐसा
वैज्ञानिकों ने इजाद किया, जिसका नाम दिया गया स्कैनर। जिसको नाम दिया गया स्कैनर। उसकी खासियत क्या है कि उसमें एक ढक्कन लगा रहता है, एक स्कैनर होता है, जैसे कि फोटोस्टेट मशीन में होता है, स्कैन करता है, फिर उसकी नकल तैयार करके आपको दे देता है। तो स्कैनर क्या करता है, आपके उस डॉक्यूमेंट की हूबहू नकल तैयार करके आपको आपके कंप्यूटर में एक जगह स्टोर कर देता है। वो जगह हम खुद भी निर्धारित कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं कि ये इसी जगह पर अगर हम स्कैन करें तो ये वहीं जाए। ये ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो अब ये बताइए, कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइस स्कैनर को इनपुट डिवाइस कहेंगे कि आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्कैनर को इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको पहले स्कैन करते हैं ना, तभी तो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब ये इस लेटर की छाया चित्र आपको अपने कंप्यूटर में चाहिए, अर्थात इन करवा रहे हैं इसकी छाया चित्र। तो जिसके माध्यम से हम इन करवाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ईमेल पे जाएंगे, ईमेल पे हमारा अकाउंट होगा, वहाँ पर जिसको भेजनी है ईमेल डालेंगे और डालने के पश्चात में वहाँ पर एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, उसमें हम उसको इंसर्ट कर देंगे, अटैच हो जाएगा, फिर हम वहाँ से भेज देंगे, चला जाएगा। अगर स्कैनर ना होता तो क्या हम भेज पाते? पहले तो हम नहीं भेज पाते थे, जब ऐसी सुविधा नहीं थी तो हम कैसे भेजते थे? पोस्ट से, है ना। तो अब सूचना को और तीव्र गति देने में स्कैनर हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप स्कैन करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें लोकेशन का भी, कि आपका स्कैनर कहाँ पर डेटा को स्टोर करता है। जब नई जगह कहीं जाए, पता चला कि ऑप्शन आया, स्कैन कर लिया, कहेगा फाइल नेम, फाइल का नाम एंटर कर दिया, अब भूल गए वो कहाँ गया। तो जब भी आप स्कैन करें तो आप ध्यान दे लें कि आपका डेटा स्टोर कहाँ होगा, कहाँ आप कर रहे हो, क्योंकि अटैचमेंट करते समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ईमेल भेजेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सभी को ईमेल करना आता है? बहुत खुशी हुई जान करके कि आपको इस आधुनिक समय में ईमेल करना आता है ना, क्योंकि आगे चल करके आपको ईमेल करना है ना। फाइल को अटैच करना आता है सभी को? सभी को आता होगा, मुझे पता है ना। तो आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी जॉब जो है बिल्कुल पक्की है, क्योंकि वहाँ पर और क्या काम करता है, वो लेटर टाइप करता है, प्रिंट निकालता है, डिस्पैच करता है। क्योंकि जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनीज होती हैं, दफ्तर होते हैं, वहाँ पर सूचनाएं तो हम पोस्ट से भेजते हैं, क्योंकि उनको भेजने में लेट लगता है, लेट लतीफ़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हम ईमेल के माध्यम से पहले कह देते हैं देखो हमारा काम हो गया, ये लो सूचना पोस्ट से आएगी ओरिजिनल। तो जहाँ पर हार्ड कॉपी भेजना मस्ट होता है वहाँ हम भेजते हैं, नहीं तो हम सारी सूचनाएँ अब ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से ही भेजते हैं। लेकिन कंपनियों में सेकंड पर ईमेल भेजी जाती है, ऑर्डर लेना है, कैंसिल करना है, डेटा तैयार है, उस बहुत ज़्यादा काम होता है ईमेल का, क्योंकि वहाँ पर रेयर कंडीशन में ही बाई पोस्ट भेजते हैं, आपको चेक भेजना हो कुछ ऐसे, नहीं तो सारा काम ना ईमेल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ईमेल सभी के पास ईमेल आईडी होगी अपनी अपनी, सभी के पास में? ठीक है, तो उसका आईडी पासवर्ड सब लोग अपने पास में रखा करें। कौन कौन सी कंपनी इस्तेमाल करते हैं आप लोग ईमेल के लिए? गूगल और याहू इस्तेमाल करते हैं आप लोग? याहू का भी आप लोग उस पर भी अपना अकाउंट बना करके देखें, जैसे आप लोग जीमेल पर बनाते हैं। अच्छा, जीमेल और ईमेल में अंतर जानते हैं कि नहीं? है ना। चलो फिर अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की इस क्लास में समझ में आया होगा जो हमारे द्वारा आपको समझाया गया है। तो मिलते हैं कल फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।